अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर और आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की ख़बरें। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे नादिया खान और पाकिस्तान की फेमस राइटर साइमा अकरम चौधरी की लड़ाई के बारे में। इनकी लड़ाई सोशल मीडिया पर शिद्दत इख्तियार कर गई है। दोनों एक दूसरे को खरी खरी सुना रही हैं। वजह क्या है और क्या कह रही हैं, ये ज़रा आप गौर से सुने। साइमा अकरम चौधरी के बारे में पहले मैं आपको बता दूं, ये पाकिस्तान की बहुत नामवर राइटर हैं और इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार ऐसे ड्रामे लिखे जो सुपर हिट हुए, जिनमें से आप लोगों ने बहुत सारे देखे होंगे। सुनो चंदा बहुत हिट ड्रामा था, उसके बाद चुपके चुपके, चौधरी एंड सन्स, ये सारे ड्रामे आप लोगों ने देखे होंगे और आप लोगों को पसंद भी आए होंगे। अभी रिसेंटली इन्होंने अपनी एक पोस्ट पर लिखा, जिसको पढ़ने के बाद नादिया खान ने वो सारी बातें अपनी तरफ ली और फिर उन्होंने भी आगे से बहुत सारी ऐसी बातें की जिससे ये लड़ाई जो है वो अब शिद्दत इख्तियार करी है। नादिया खान का तो आप सभी को पता है कि नादिया खान आजकल बहुत सारी ऐसी बातें कर रही हैं, ड्रामों को खूब रगड़ती जा रही हैं, ड्रामों का बस ऐसा मजाक उड़ा रही हैं कि बस क्या कहें यार। मुझे समझ नहीं आती कि कभी खुद ही इसी फील्ड का हिस्सा थी और अब जब उनको काम शायद नहीं मिलता या वो करती नहीं है तो वो बैठकर सबकी बुराइयां करती हैं। अच्छा, वो लिखती क्या है? साइमा अकरम चौधरी आज से 1-2 दिन पहले लिखती हैं जी कि इस खातून को किसी साइकेट्रिस्ट की अशद ज़रूरत है। नाम किसी का नहीं लिया। मेरा एक दिल से लिखा हुआ स्क्रिप्ट इन्होंने अपनी इंतहाई फजूल एक्टिंग से पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया था और अब ये बैठकर दूसरों की एक्टिंग को जज करती हैं, बल्कि तनकीद नहीं तज़हीक करती हैं। यूं लगता है कि बंदर के हाथ में जैसे माचिस आई हुई है। कुछ अर्सा पहले की बात है जब साइमा अकरम चौधरी ने एक ड्रामा लिखा था, कैसी औरत हूँ मैं। ये बहुत ही एक सीरियस कैरेक्टर था इसमें नादिया खान का और बाकी बड़ा मंझा हुआ उन्होंने लिखा था, लेकिन उनको ये लगा कि नादिया खान ने इसमें एक्टिंग इतनी बेकार की कि वो मेरा सारा का सारा मेहनत से लिखा हुआ स्क्रिप्ट बर्बाद हो गया। फैसल रहमान थे और नादिया खान थी। ये ड्रामा उन्होंने सोचा था कि जिस तरह बाकी मेरे ड्रामे सुपर हिट होते हैं, ये ड्रामा भी सुपर हिट होगा, लेकिन नादिया खान की वजह से वो ड्रामा नहीं चल सका। अब जब ये पोस्ट नादिया खान पढ़ती हैं तो वो कहती हैं कि साइमा अकरम चौधरी टोल्ड मी। उन्होंने नाम लिया, जबकि साइमा अकरम चौधरी ने नाम नहीं लिया था, ना ही किसी का मतलब कोई इशारा दिया था। हाँ, इशारे से पता तो चल गया था कि ड्रामा किसने किया था। खैर, वो ये कहती हैं कि उन्होंने लिखा कि मुझे एक साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, सो मैंने माना और मैं चली गई। तो डायग्नोज, मेरी बीमारी क्या डायग्नोज हुई? मुझे सच बोलने की बीमारी मेरे अंदर डायग्नोज हुई है और मुझे उन्होंने कहा कि ये ना ख़त्म होने वाली बीमारी है। सो मैं सच बोलती रहूँगी। तो जिनको लगता है कि मैं तनकीद करती हूँ, बहुत बुरी बातें करती हूँ, तो उन लोगों को चाहिए कि वो अपने स्क्रिप्ट पर काम करें, अपनी प्रोडक्शन पर काम करें और अपने लोगों से एक्टिंग अच्छी करवाएं। मतलब ये था कि मतलब तो यही सी जरा में दस देता है लेकिन ये है कि वो कहना चाह रही हैं कि भाई मैनू बीमारी सच बोलने दी है। और मैं आपको बताऊं, एक और हमारे दोस्त हैं प्रोडक्शन के, तो उन्होंने कहा कि यार हम जब इनके साथ काम कर रहे थे तो बहुत तंग करती हैं। मैंने उन्हें कहा कि यार सीनियर हैं, ज़ाहिर है सीनियर एक्ट्रेस जो होती हैं वो थोड़ा बहुत तंग तो करती हैं। वो कहते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा तंग करती हैं। और डायरेक्टर ने और इन्होंने कहा कि हम दोबारा नादिया खान को हम कास्ट नहीं करेंगे। कभी बच्चों को लेकर आ जाती हैं, कभी इस्लामाबाद में जब शूट हो या कहीं पर हो, कभी ये घर चली जाती हैं, कभी घर से वापस आती हैं। तो इस तरह की बहुत सारी बातें सुनने को मिल रही थी। तो मैंने कहा यार देखो, ज़ाहिर है सीनियर जितनी भी एक्ट्रेसेस होती हैं उनके ये सारे रोले होते हैं। खैर, नादिया खान ने जो है साइमा अकरम चौधरी को कहा कि भाई तुम अपने काम पर फोकस करो। साइमा अकरम चौधरी को गुस्सा ये था कि इनकी वजह से मेरा एक ड्रामा बर्बाद हुआ था, इन्होंने एक्टिंग फजूल की थी और आज ये सब पर बैठकर इस तरह चिल्ला रही होती है। कभी सज्जल की एक्टिंग की नकलें उतार रही होती हैं, हालांकि सज्जल का उन्होंने नाम नहीं लिया था। कोई है। उन्होंने कहा था कि भाई डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को चाहिए था कि यहाँ पर चवली ना मारें, प्रोड्यूसर को नहीं बल्कि डायरेक्टर को चाहिए था कि यहाँ पर इस तरह की चवली नहीं होनी चाहिए थी, डायलॉग जो होना चाहिए था। बल्कि राइटर को भी कहा था कि यहाँ पर डायलॉग जो होना चाहिए था कि बचाओ, बंदे पीछे लग गए। लेकिन वो ये कह रही थी कि कोई है। खैर, इस पर ये लड़ाई शुरू हुई और अब मुझे लगता है कि ये लड़ाई थोड़ी बढ़ती जाएगी, क्योंकि इनको पता है, सबको पता है जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक कैसे पता चलेगा कि हम अभी जिंदा हैं भाई, अभी हम जिंदा है।
अब ये हमारे अंदर जो है सांसें चल रही है। खैर, इस बारे में अब आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्या वाकई नादिया खान जो है वो थोड़ी ज़रा आगे फ्रंट फुट पे जाकर खेल रही हैं? क्या उनको थोड़ा सा रुक कर खेलना चाहिए? मतलब अपने साथ काम करने वाले लोगों का, उनकी एक्टिंग का, चीज़ों का थोड़ा एहतराम करना चाहिए। आप सबको भी याद होगा, अगर आप मेरे पुराने चैनल मतलब मेन चैनल पर जाकर देखें तो हम यही काम किया करते थे कि ड्रामों को रोस्ट किया करते थे सब कुछ। लेकिन जब हमने देखा कि यार बड़े बड़े एक्टर्स भी यही करने लग गए हैं, सब यही करने लग गए हैं, तो हमने ये काम ही छोड़ दिया, रोस्टिंग। हालांकि जब हम लोग ये करते थे तो उस वक्त एक अम्मा जो है गैलेक्सी लॉलीवुड वाले, एक हम, मेरा एक चैनल था, और कभी कभार बदला ब्रदर वो कर लिया करते थे, और कोई भी ड्रामा रोस्टिंग नहीं करता था। लेकिन ये जो है अब हमें देख देख कर सारे जो हैं वो आ गए हैं बस ड्रामा रोस्टिंग करने के लिए। भाई आपका काम था एक्टिंग करना, हमारा काम आप लोगों ने पकड़ लिया, अब हम आपकी बातें कर सकते हैं और क्या करें। खैर, इस बारे में अब आप लोगों की क्या राय है कि नादिया खान को थोड़ा सा पैर होला रखना चाहिए या नहीं? इसके बारे में आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं जी शहजाद नवाज के बारे में। हैरान कुन बातें मैं आपको बताने लगा हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। वो एक शो में आए हुए थे तो उनसे पूछा गया कि आप इस एज में भी अपने आप को इतना फिट रखा हुआ है, इतने यंग, इतने स्मार्ट, दिन ब दिन खूबसूरत होते जा रहे हैं, तो इसके पीछे राज क्या है? उन्होंने कहा कि भाई इसके पीछे राज ये है कि अंदर से इंसान को मुतमईन होना चाहिए, अंदर से इंसान पुरसुकून होना चाहिए, और उसको ये पता होना चाहिए कि मैंने किसी का हक नहीं खाया, मैंने कभी किसी के साथ ज़्यादती नहीं की। ये बात सिर्फ शहजाद नवाज ही नहीं कहते, जिन से हमने आज तक इंटरव्यू में झूठ में भी अगर पूछा ना कि आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, आप बहुत प्यारी लग रही हैं, आज तक आपने अपने आप को इस तरह से फिट कैसे रखा हुआ है, तो वो सारे ही कहते हैं कि अंदर से इंसान अच्छा होना चाहिए। हालांकि शहजाद नवाज की अगर एज के पहले बारे में बात करें तो इनकी एज है 51, इनकी एज है 51, और हुमायूं सईद जो कि हर फिल्म हर ड्रामे में हीरो आते हैं जिनकी शादी नहीं हुई होती या अभी शादी हुई होती है, वो हीरो 54 के हैं। लोगों को लगता है कि शायद ये कुछ 70-80 साल के हैं, और दानिश तैमूर के वालिद का किरदार अदा करें तो ज़्यादा बड़े नहीं हैं। दानिश तैमूर 44 के हैं और ये 51 के हैं, तो कितने साल का फ़र्क हुआ ये तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखें। आप मुझे ये बताएं कि जिनके मतलब दानिश तैमूर के वालिद का किरदार अदा कर रहे हैं, फिर और बहुत सारे ड्रामों में जब ये किसी के बाप बनते हैं तो उनकी एज में इनकी एज में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन मसला ये है कि इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया भाई कि अब मैं इसी एज में आऊँगा। मतलब अभी पिछले दिनों आपने एक ड्रामा देखा जिसका सीन बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, सबा हमीद और इनकी एज 51, उनकी एज 69, कितना ज़्यादा फ़र्क है। लेकिन क्या है कि इनको कैरेक्टर्स ही ऐसे मिलते हैं, इनको हीरो का कैरेक्टर नहीं मिलता, और अगर इनको हीरो का कैरेक्टर मिलने लग जाए तो फिर कैसा लगेगा। बहुत सारी तामिल और मद्रासी फिल्मों में आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पर जितने भी हीरोज़ हैं इसी एज के होते हैं, बल्कि आमिर सलमान और ये सारे इनसे ज़्यादा बड़े हैं, वो 60-60 साल के हैं, अक्षय ये सारे 60 से ज़्यादा के। खैर पता नहीं शहजाद नवाज ने अपने आप को क्यों इतनी जल्दी बूढ़ा समझ लिया है और क्यों लोग समझने लगे हैं कि इनकी एज बहुत ज़्यादा है। खैर अगर हम मद्रासी फिल्मों की बात कर ही रहे हैं तो एक एक्टर हैं जिनका नाम है विजय थलापति। यार इनके सीएम बनने पर क्या जो धूम मची हुई है हर जगह पर। विजय थलापति, इनको आपने बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा, बड़ा कमाल का यार ये हीरो था बंदा। लेकिन सोचते हैं ना लोग सीएम, एक एक्टर सीएम बनकर क्या करेगा, क्या कर लेगा। सबसे पहले इस बंदे ने आते ही जितने भी वहाँ के लोग हैं जिस इलाके के ये सीएम बने, वहाँ के जो मुस्लिम हैं, जो मस्जिदों में इमाम हैं, ये वो उन सब की जो सैलरी है वो गवर्नमेंट देगी, मतलब उनको चंदा जमा नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद इन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया, जैसे ये सीएम बने, पूरे शहर से, पूरे जो इनका इलाका बनता है वहाँ से इनकी पार्टी के जितने बैनर, जितनी चीज़ें लगी हुई थी वो सारी की सारी रिमूव करवाई कि किसी भी जगह पर ये नज़र ना आए मेरे पोस्टर या मेरी पार्टी के किसी भी बंदे का पोस्टर नज़र ना आए। उसके बाद इस एक्टर ने, मतलब लोग सोचते हैं ना कि ये एक्टर अगर सीएम बन गया तो क्या करेगा। इस बंदे ने सबसे पहले एक फोर्स बनाई जिसमें दिखाया ये गया कि भाई फौरन से पहले जिस लड़की के साथ भी
कोई रेप करने की कोशिश करेगा या किसी के साथ रेप किया होगा, किसी बच्ची के साथ, ये उसको फौरन सजा दी जाएगी। उसका केस या FIR कोई दर्ज नहीं करेगा तो उसकी शामत आ जाएगी। मतलब एक अलग से फोर्स बना दी गई है जो सिर्फ बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए। और इसके साथ साथ उन्होंने ऐसे ऐसे काम कर दिए हैं कि भाई लोग परेशान हो गए। एक एक्टर क्या कर लेगा, एक एक्टर CM बनकर क्या करेगा। एक एक्टर ने CM बनकर वो कर दिखाया जो आज तक शायद पूरे भारत में कोई नहीं कर सका। खैर, फनकारों की खबर थी तो मैंने विजय साहब के बारे में ये खबर दी। और इसके साथ साथ बहुत अच्छा, हाँ, 200 यूनिट, हर गरीब आदमी जिसकी आमदनी कम है उसको 200 यूनिट फ्री कर दिए। ये सबसे बड़ा कारनामा है विजय का। और इसके साथ साथ जिनके घर में आमदनी कम है, अखराजात कम है, उनको गवर्नमेंट वजीफा लगाएगी। यार मुझे समझ नहीं आ रही विजय थलापति जो है वो क्या करने चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में वो पूरे भारत पर शायद राज करेंगे और फिर भारत के लोगों का रिवाज, मजाज, सब कुछ शायद चेंज हो जाएगा। और अगर इन्होंने अपने इलाके में ये सब कुछ कर दिखाया और इन्होंने अपने दौरे हुकूमत में सबको इंसाफ दिलवाया, तो मैं ये समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी की छुट्टी हो जाएगी, जिन्हें हम पाकिस्तान में ज़्यादातर नरेंद्र मोदी कहते हैं, क्योंकि जिस तरह से मुसलमानों के साथ जुल्म सितम हो रहा है, चीज़ें हो रही हैं, उन चीज़ों को देखकर फिर लोग इनको नरेंद्र मोदी कहते हैं। खैर, चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी आने वाले एक ऐसे नए ड्रामे के बारे में जो कि दुरे फिशा के साथ हैं जी शहरियार मुनव्वर। यार नाम भूल गया था, सच में भूल गया था। शहरियार मुनव्वर हैं और उनका ड्रामा आ रहा है जिसका टीज़र अभी आया। आप यकीन करें उस टीज़र ने ना क्या कमाल दिखाया है यार। उस टीज़र को देख कर ना भाई दिल खुश हो गया कि हमारा बहुत अरसे के बाद एक ऐसा ड्रामा आने वाला है जिस ड्रामे को देखकर लगता है कि अलग स्टाइल का शूट हुआ है। वैसे तो ये खबर पहले सभी ने दी है, लेकिन आज मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि टीज़र मैंने देखा है और टीज़र देखने के बाद यार ये ड्रामा पाकिस्तान में, देहात में, गांव में और पाकिस्तान से बाहर शूट हुआ है और कहानी बिल्कुल डिफरेंट लग रही है। और एक और मज़े की बात बताऊँ, इमरान हाशमी इसमें भी है। यार मेरा मतलब है सहर हाशमी इसमें भी हैं भाई। सहर हाशमी इसमें भी जो है ना कोई ज़बरदस्त किरदार अदा करने वाली है, क्योंकि दिखाया ये जा रहा है कि सहर हाशमी एक गांव के बड़े से घर में मौजूद हैं और ऐसे लग रहा है जैसे उनकी ज़बरदस्ती शादी होने वाली है और वो बड़ी दुखी नज़र आ रही हैं। तो दूसरा एकदम से कट होता है और उसी टीज़र में दिखाया ये जाता है कि दुरे फिशा जो है वो बाहर किसी कंट्री में ट्रेन गुजरी है और चीख चीख के रो रही हैं। लगता है कि ये जो हमारे बाकी सारे ड्रामे बन रहे हैं ना, उनमें ये ड्रामा सबके रिकॉर्ड लगाने वाला है। एक और इस ड्रामे के हवाले से बड़ी मज़े की बात यह है कि दुरे फिशा ने इस ड्रामे के लिए वेट बहुत कम किया हुआ है और जिस तरह से इमोशनल और चीख चीख कर वो एक्टिंग कर रही है ना, रो रो के, लगता है कि कहानी बाकी ड्रामों से बहुत डिफरेंट होगी। और ड्रामे का नाम है दरे निजात। मतलब ये कोई ऐसी जगह जहाँ पर इनको निजात मिलनी है जो दर्द इनको मिला है और ये खुद कुछ ऐसा कर दिखाएंगी। खैर, टीज़र तो बहुत मज़ेदार है, लेकिन जब ड्रामा आएगा तभी पता चलेगा कि ड्रामे में वो जान है भी या नहीं, क्योंकि टीज़र में तो आपको पता है बड़े कमाल के सीन जो है ना, ड्रामे के टॉप के सीन्स जो हैं वो काट कर लगाए जाते हैं, लेकिन टीज़र में कुछ ना कुछ साबित होता है कि यार जान है। खैर, आने के बाद ही पता चलेगा कि ये ड्रामा कितने रिकॉर्ड्स लगाता है या फिर फ्लॉप हो जाता है। खैर, चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ वो बात करते हैं जी वसीम अब्बास के बारे में। आप सभी को पता है वसीम अब्बास हमारे बहुत ही सीनियर अदाकार हैं और आजकल इनकी ज़िंदगी का एक ऐसा मोड़ और ऐसा दौर गुजर रहा है जिसके बारे में बात करते हुए भी दुख होता है और इनको आजकल बहुत सारे शोज़ में भी बुलाया जा रहा है। खैर, कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि उनकी ज़िंदगी का कौन सा दुखी दौर गुजर रहा है। तो 29 साल के बाद सबा हमीद के साथ इनके जो रास्ते थे वो अलग हो चुके हैं, यानी कि इन दोनों ने मतलब सबा हमीद ने इनसे डिवोर्स ले ली है। 29 साल रिश्ता रहा, जिनमें से 14 साल सेपरेशन रही। बड़ी हैरान कुन बात थी, लेकिन 14 साल के बाद फिर डिवोर्स भी हो गई। अभी सबा हमीद की और एक लड़के की जो है, लड़का तो नहीं, एक बंदे के साथ उनकी तस्वीरें लगाई जा रही हैं और ये बताया जा रहा है वो उन्होंने डिवोर्स इसलिए ली है वो, ये मैं कल की खबर में जब बहुत तस्दीक कर लूँगा फिर आपको बताऊँगा कि वो है क्या। लेकिन वसीम अब्बास से पूछा गया कि ये बताएं कि आपने ज़िंदगी में मोहब्बतें कितनी की, इश्क कितने किए। ये जवाब जो है ना बड़ा अजीब सा था और कहते हैं कि
अभी तो हम मोहब्बत और किस्से तो उन्होंने सुनाने थे, लेकिन जो बात थी ना वो बड़ी अहम थी। वो कहते हैं कि अभी तो हम चमक धमक कर खूबसूरत बनकर लोगों के सामने आ जाते हैं, लेकिन लोग क्या जाने के अंदर का हाल क्या है। हाय 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 हाय, दुनिया के सामने हंसते मुस्कुराते चेहरे, वो कहते हैं ना हंसदे चेहरिया का मतलब है नहीं होना कि इन्हों दुख नहीं होता, इन्हों कोई तकलीफ नहीं। ये बात उनकी बड़ी दिल को लगने वाली थी, क्योंकि आप सभी को पता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मजबूरन ऑफिस भी जाते हैं, वहाँ भी हंसते हैं, घर आते हैं वहाँ भी हंस रहे होते हैं, दोस्तों में बैठते हैं मुस्कुराते हैं, लेकिन उनके अंदर का हाल कोई नहीं जानता। तो वही कहते हैं कि मोहब्बतों के क्या किस्से सुनाऊं, अब तो हाल ये है कि बस चमक दमक कर जाते हैं, हंसते मुस्कुराते हैं, दुनिया को दिखाते हैं, लेकिन अंदर की हालत जो है वो आपको बता नहीं सकते। ये बात सुनकर दुख हुआ, क्योंकि जाहिर है 14 साल सेपरेशन और सेपरेशन के बाद डिवोर्स, और फिर अचानक से सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि सबा हमीद ने इस शख्स के लिए जो है वो डिवोर्स ली। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सबा हमीद और उनकी एज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ये बात सच हो नहीं सकती। और जो ये बात कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ सिर्फ व्यूज़ हासिल करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है वो ज़ाहिर है खुलकर सामने भी आ जाएगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक यंग बंदे के साथ सबा हमीद की जो एज है वो तकरीबन 70 साल, और जिस बंदे के साथ उनकी तस्वीरें लगाई जा रही हैं वो तकरीबन 38, 41, 2 इसके दरमियान के। तो ये ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो फिर ज़ाहिर है लोग ट्रोल तो करेंगे और तनकीद भी करेंगे, और तनकीद के साथ साथ और भी बहुत सारी बातें फिर सामने आएंगी। खैर, अल्लाह ताला सबको दुखों में एक अच्छा साथी दे जिससे वो अपने दिल की बातें कर सके और मुश्किलों में आसानी हो। खैर, आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके दिल टूटे होंगे, तो याद रखो यार, दिल टूट जाना, किसी का ज़िंदगी से चला जाना, ये सब कुछ ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता, हर इंसान के साथ होता है। ज़िंदगी में बहुत सारे लोग आते हैं जिनके लिए ऐसे लगता है ये गया तो दिल निकल जाएगा, मर जाऊंगा, लेकिन मरता कोई नहीं यार। किसी के चले जाने के बाद कोई नहीं मरता। याद रखो कि जब कोई चला जाए, ठीक है, गम होता है, दुख होता है, लेकिन उसके बाद खुद को संवारना एक समझदार आदमी या औरत का फ़र्ज़ होता है। समझदार आदमी और औरत का हुनर होता है कि वो किसी के चले जाने के बाद खुद को संभाल ले, और जो आपको सिर्फ इसलिए छोड़ जाए कि अब तुम्हें पता चलेगा मेरे बगैर, तो उसको बताओ कि तुम्हारे बगैर मैं खुश हूँ। उसके सामने दुखी बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, बदलो खुद को यार। कोई ज़रूरत नहीं है रात को दुखी गाने लगा कर सुनने की, कोई ज़रूरत नहीं है रात को शराब चर्स पीने की, कोई ज़रूरत नहीं है अपने आप को बेकार करने की। उठो, क्योंकि ये ज़िंदगी एक बार मिलती है। जिसने तुम्हें तोड़ा है, जिसने तुम्हें दुखाया है, जिसने तुम्हें रुलाया है, उसको बनकर दिखाओ ताकि वो तुम्हें देख देख कर हाथ मारे कि मैं क्या कर देता है। याद रखो, ठीक है। खैर, चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं मुनीब भट्ट के बारे में। तो मुनीब भट्ट के हवाले से आपको पता है पिछले दिनों ये खबर चल रही थी कि उन्होंने किसी को अगवा करने की कोशिश की है और उन पर केस भी हो गया था, लेकिन अच्छा पैसों के लिए, डॉलर्स के लिए, उस बंदे ने ये कहा था कि मुनीब भट्ट की गाड़ी में मुझे किडनैप किया गया, मुझसे इतने पैसे, इतने डॉलर्स भी निकलवाए गए, मैं बाहर जा रहा था, लेकिन उनको बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया गया है और उन पर जो केसेस, जो भी चीज़ें थी वो सारी ख़त्म हो गई हैं। झूठ था। अब फिर भी हकीकत क्या है ये मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते या मुनीब भट्ट है या वो बंदा जानता है। लेकिन यहाँ पर एक बात ज़रूर करने वाली है कि अगर कोई फ़नकार ताकत के बलबूते पर या किसी के साथ उसके कोई रिलेशन हो, उसके बलबूते पर किसी आदमी पर आप हाथ डालते हैं, किसी के बच्चे पर हाथ डालते हैं, किसी की बच्ची पर हाथ डालते हैं, तो याद रखिए कि दुनिया में तो आप बच जाते हैं, लेकिन बरोज़े क़यामत आपको हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन इसी तरह अगर कोई बंदा किसी की शोहरत का नाजायज़ फ़ायदा ये उठाता है कि उसके साथ अगर उसके ताल्लुकात बन जाते हैं, इस्लाम दुआ बन जाती है और उसको वो जगह जगह बदनाम करने की कोशिश करता है, तो याद रखो यार, ये जो बदनामी आप यहाँ वहाँ कर रहे हो उसकी, तो कितने दिन करोगे? तुमने भी मरना है, तुमने भी इसका हिसाब देना है। इसलिए याद रखो कि किसी को बदनाम और बर्बाद करने की तुम कोशिश ना करो, क्योंकि जिसके इख्तियार में सब कुछ है वो तुम्हें सब कुछ कर देगा और फिर तुम देखते के देखते रह जाओगे, क्योंकि एक प्लान आप करते हो और एक प्लान मेरा अल्लाह करता है, और होता वही है जो मेरा अल्लाह करता है, और होता वही है जो मेरा अल्लाह चाहता है, और होता वही है जो उसकी मर्ज़ी होती है। आपकी मर्ज़ी नहीं चलेगी, याद रखो। इसलिए याद रखो कि किसी को बर्बाद करने की कोशिश ना करो। बहुत सारे लोग हैं, लोगों की कामयाबियों से जल कर यही सब कुछ करते हैं। खैर, चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी शमून अब्बासी के बारे में, जिन्होंने ARY के मालिक सलमान इकबाल को बड़ा अच्छा जवाब दिया है
और तमीज़ के दायरे में रहते हुए दिया है, लेकिन बड़ी तहकीक और टेक्निकल चीज़ें समझाते हुए दिया है। आज से कुछ दिन पहले हमारे मिनिस्टर हैं जिनका नाम है एहसन इकबाल, उन्होंने कहा था कि हमारे जितने अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, ये सब कुछ ड्रामे शामे, इनको जो है नेटफ्लिक्स पर आना चाहिए। नेटफ्लिक्स के लिए हमें प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए। जिस पर एहसन इकबाल ने ये कहा, सलमान इकबाल जो KRY के मालिक है, उन्होंने लिखा कि भाई हमारे ड्रामों को नेटफ्लिक्स बहुत बार मांग चुका है, लेकिन हम उनको देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हम अपना एक खुद से प्लेटफॉर्म, OTT प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जिस पर हम ये अपने प्रोग्राम्स खुद अपलोड करेंगे। हम अपने ड्रामे उनको नहीं देना चाहते, वो तो हमसे मांग रहे हैं कब से। अब इस बात की हकीकत खोली शमून अब्बासी ने, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे खुद से भी पता है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो नेटफ्लिक्स पर चल ही नहीं सकते, क्योंकि वो उस लेवल के है ही नहीं। हमें लगता है कि हमारे जो ड्रामे हैं इतने ज़बरदस्त हैं, वो तो नेटफ्लिक्स पर चलने चाहिए, दुनिया पागल हो जाएगी। ज़रा गौर करें कि जो हमारी घरेलू कहानियाँ हैं, सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये जो हमारी घरेलू लड़ाइयाँ झगड़े ये सब कुछ है, क्या ये दुनिया भर में ऐसे होते हैं? क्या इस तरह से फैमिलीज रहती हैं जिस तरह से पाकिस्तान में रहती हैं? क्या हमारे ड्रामों की कलर ग्रेडिंग, ये सारी चीज़ें नेटफ्लिक्स लेवल की होती हैं? नहीं होती। वो कहते हैं कि नेटफ्लिक्स पर प्रोजेक्ट चलाने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, उन पर जब आप पूरा उतरते हैं तब जाकर आपको वो अपना प्रोजेक्ट चलाने की इजाज़त देते हैं, वो आपका प्रोजेक्ट खरीदते हैं। नेटफ्लिक्स पर आप सबको पता है कि आज से कुछ अर्सा पहले हम टीवी ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसमें बहुत बड़े बड़े स्टार्स लिए थे, और आपको लग रहा था, मैंने भी ये खबर दी थी कि नेटफ्लिक्स पर हमारा एक ड्रामा आने वाला है, उसकी बड़ी तैयारियां हो रही हैं, और उसमें पाकिस्तान के बड़े बड़े एक्टर्स थे। मैं साथ साथ कोशिश करूँगा उनकी तस्वीरें, कुछ चीज़ें लगाऊँ। वो सब लोग उसके लिए काम कर रहे थे, लेकिन वो अब तक नहीं आया। क्यों नहीं आया? हालांकि जाहिर है उन्होंने बहुत कोशिश की होगी, उसकी कलर ग्रेडिंग, ये सारी चीज़ें सब कुछ किया होगा, लेकिन अभी शमून अब्बासी ये कहते हैं कि चूँकि ज़ाहिर है इस फील्ड से मैं काफ़ी अरसे से मुंसलिक हूँ, और इसमें कोई शक भी नहीं है, वो फिल्म कर चुके हैं, वो ड्रामास कर चुके हैं, एड्स कर चुके हैं, और जितना अरसा उन्होंने इस फील्ड में गुजारा है उनसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। अगर हम कहेंगे नहीं वो ऐसे ही कह रहे हैं, हमारे ड्रामे बहुत अच्छे हैं, तो भाई ये बात सोचने की है ना कि अगर सास बहू की लड़ाई है तो क्या अमेरिका के किसी ख़ानदान में सास बहू की लड़ाई इस तरह चल रही होती है? या इंग्लैंड, कनाडा, या फिर दुनिया भर में कोई जिस तरह अफ्रीका के गांव हैं, देहात हैं जहां पर नेटफ्लिक्स देखा जा रहा है, क्या वो ये कहानियां देखेंगे? नहीं। नेटफ्लिक्स पर वो कहानियां दिखाई जा रही हैं, खोज, कोई हिस्ट्री, कोई कुछ चीज़ हासिल करनी है, कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट्स दिखाए जाते हैं कि, और दूसरी एक और बात, वहाँ का ड्रामा जहाँ से शुरू होता है उसका एक एक पॉइंट जो होता है वो अगले से जुड़ा होता है। जैसे आपने ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल देखा हो या इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स देखे हो, वो ख़त्म ही वहाँ पे करते थे कि बंदा कहता अब आगे देखूँ है क्या। वो जो एक हुक होती थी ना, वहाँ जाकर ख़त्म होता था, बंदा कहता था तजस्सुस, यार 1-2 एपिसोड और देख लेता हूँ, 1-2 और एपिसोड देख लेता हूँ। और आप यकीन करें, मैंने पता नहीं कितने सीज़न जाग कर देखे, और मैं सो ही नहीं पा रहा था, बस अगला देख लूँ, अगला देख लूँ, अगला देख लूँ। ऐसा हमारे ड्रामों में नहीं होता। हमारे ड्रामे के टीज़र से पता चल जाता है आगे क्या होने वाला है। हमारे ड्रामे के टीज़र से ही पता चल जाता है कि ये ड्रामा किस नौइयत का बना है, यहाँ पे इसमें क्या कहानी दिखाई जाएगी। तो ये बात सोचने की है कि वाकई क्या हमारे ड्रामों में वो लेवल, वो कलर ग्रेडिंग, वो डायरेक्शन, वो प्रोडक्शन, वो एक्टिंग सब कुछ है। हमारे यहाँ कहानी नहीं देखी जाती, हमारे यहाँ देखा ये जाता है कि हम कौन सा एक्टर ले रहे हैं। और जितने भी बड़ी बड़ी प्रोडक्शंस वाले हैं वो कभी भी नए लोगों के साथ आपने कभी देखा है कि वो नए लोगों के साथ एक कहानी लेकर आए और वो कहानी हिट हो जाती है? नेटफ्लिक्स पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कोई नहीं जानता, लेकिन प्रोजेक्ट इतना मजबूत है कि वो चल रहा है। लेकिन हमारे यहाँ इतने मजबूत अदाकार हैं, लेकिन उसके बावजूद नेटफ्लिक्स पर कोई प्रोजेक्ट नहीं है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि उन्होंने ठीक कहा या नहीं कहा? अगर आप लोग नेटफ्लिक्स पर प्रोग्राम देखते हैं, चीज़ें देखते हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि हमारा कौन सा ऐसा ड्रामा है जिसकी कलर ग्रेडिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं वो नेटफ्लिक्स के बराबर हैं, वो वहाँ पर चल सकती है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआ में याद रखिएगा। सुबैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।